अरे हेलो। ये गाना पता मैं क्यों गा रही हूँ? क्योंकि नेपोलियन, उसने भी हर मैदान फतेह कर दिया था, फ्रांस के नेपोलियन ने। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मैम मोनिका। और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5, क्लास 9th की। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से उसे कर दें सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स गो एंड करते हैं ये मैदान फतेह। क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 5, जो कि है आपका चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति से। तो फ्रांसीसी क्रांति हमारा पहला पार्ट ही चल रहा है इतिहास का, बट ये वर्कशीट नंबर 5 है उसी की। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इसमें थोड़ी तो वर्कशीट्स अभी ज़्यादा आएंगी। आज की डेट है 17/4/2021। ये सारी डिटेल्स बेटा अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। इस वर्कशीट के भी मैंने बेटा मेन पॉइंट्स जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए लिखे हैं, टाइप करे हैं। स्पेशली मैंने पूरा निचोड़ निकाल लिया है जो आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स इसके सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले बेटा एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम 1 मिनट में। हमने अभी तक फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जो पहली 4 वर्कशीट्स आई हैं उसमें क्या क्या पढ़ लिया है। थोड़े से पॉइंट्स मैं बोलूँगी, आप अपने माइंड में पीछे जाना और सोचना, वहाँ से अंदर से निकालना जो आपको याद है माइंड में, ठीक है ना। तो रिवीजन होएगी भाई, तुम्हें याद रहेगा, पता चलेगा कि कितना आया है। और अगर नहीं याद आया ना जो अभी मैं बोल रही हूँ, तो दोबारा से वापस जाना, चारों वर्कशीट्स को रिवाइज करना इस वर्कशीट के बाद, ठीक है बेटा। देखो रिवाइज करते रहेंगे तो याद रहता है। थोड़े से पॉइंट्स बोलती हूँ मैं जो पहले हमने कर लिए हैं, ज़रा एक बारी ध्यान से सुन लो। फ्रांस की क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्रांस एक यूरोप का देश है। फ्रांस में समाज में बहुत भेदभाव था। फ्रांस जो था, उसका समाज जो था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। तृतीय एस्टेट के लोगों की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। वो उनके साथ फ्रांस में भेदभाव होता था। वो गरीब वर्ग के लोग थे और उसमें आते थे तुम्हारे सारे काम करने वाले मजदूर, किसान वर्ग, ये सारे लोग आते थे, कामगर, नौकर चाकर। और एक बात और थी, जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे, कुलीन वर्ग जो थे, और द्वितीय स्टेट में आ गए तुम्हारे बिग बिजनेसमैन वगैरह। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। अगर आपने पकड़ी मेरी चोरी तो वेरी गुड। पहले में थे हमारे पादरी वर्ग, दूसरे में थे हमारे कुलीन वर्ग। तो ये जो दोनों वर्ग थे इनको जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि इनको कर ही नहीं चुकाना पड़ता था। तो सारा जो कर था वो कौन चुकाता था? तृतीय स्टेट के लोग। अब कर चुका के वो बेचारे परेशान। जो राजा था वहाँ का लुई 16, उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी लोगों की, है ना। वो अपना आलीशान जीवन जीता, उसको कुछ समझ नहीं कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या परेशानियां हैं, राइट। तो जब लोग उनसे बिल्कुल निराश हो चुके थे, उनके शासन से बोर हो चुके थे, दुखी हो चुके थे, तो उन्होंने फ्रांस के शासक के खिलाफ कर दी क्रांति, है ना, 1789 में, 1789 को, है ना, याद है आपको। अब क्रांति तो हो गई, ठीक है ना, क्रांति हो गई। जो लुई 16 था वो मान गया कि चलो नया संविधान बना लेते हैं, है ना, याद है ना आपको, नेशनल जो कन्वेंशन थी वो मिली थी और उन्होंने बोल दिया था। तो उसने मान लिया कि हाँ मेरी जो शक्तियाँ हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण वो मान गया राजा। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद आगे जाके आपको पता है आतंक का काल आया था रॉबेस्पियर के नेतृत्व में। याद है आपको, जैकोबिन्स आए थे, है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि नहीं। तो फिर आतंक के काल से क्या हुआ, रॉबेस्पियर ने सारी जो शक्ति थी राजा की अपने हाथ में ले ली थी और एक ऐसे आतंक का शासन वो कर रहा था लोगों पर। लोगों को दे दनादन जेल में बंद करना, उनको मृत्यु के घाट उतारना अगर वो जैकोबिन्स के खिलाफ कुछ भी बोलते थे, है ना। और साथ ही साथ जो बाहर के देश में भी लोग उनको नहीं मानते थे, फ्रांस के साथ, फ्रांस के इस राजतंत्र को ख़त्म करने पे नहीं मानते थे, उनके साथ युद्ध हो रहे थे वहाँ। तो क्या हो गया था, फ्रांस जो था वो फिर से अव्यवस्थित हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, उदारवादी फ्रांसीसियों ने जैकोबिन से और रॉबेस्पियर से उसकी शक्ति छीन ली, उसको सज़ा सुना दी, और उसके बाद उदारवादी फ्रांसीसियों का शासन शुरू होता है। और अब हम पढ़ेंगे आगे इस वर्कशीट में, ठीक है। हो गया थोड़ा सा रिवीजन, थोड़े से पॉइंट्स तो याद आए होंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इसका क्या, नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण किया
और कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को दिया। अब ये क्या है बेटा, जैसे कि आपने पहले देख चुके हो, पहले शासन जो था किसके हाथ में था, राजा। राजा से हटा फिर गया आगे किसके हाथ में चला गया, रॉबेस्पियर के हाथ में चला गया, है ना। वो एक निरंकुश उसकी तरह ही शासन कर रहा था लोगों पर। तो इस बारी जब नेशनल कन्वेंशन ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने ये सोच लिया कि हम शक्ति जो है सारी फ्रांस को चलाने की एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे। तो उन्होंने 5 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया, एक कमेटी बनाई जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, याद रखना आपने। कार्यपालिका आपको पता है, ये वर्ड मैं आपको बहुत बारी पढ़ा चुकी हूँ सामाजिक विज्ञान में, याद है आपको। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कार्य से याद रखना है, काम करने वाली, है ना। तो काम जो करेगा, निर्देश का जो क्या कहते हैं उसको लागू करेगा, तो उसके लिए 5 सदस्य थे। ठीक है, जिनको हम बोलते थे, इस ग्रुप को बोलते थे डायरेक्टरी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो शासन था डायरेक्टरी का वो चला 1795 से 1799 तक। डायरेक्टरी का जो शासन था वो कठिनाइयों से भरा था। ओ माय गॉड, अब आगे भी और प्रॉब्लम्स आनी है फ्रांस में, चलो देखते हैं। डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वे अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे। लो बताओ, लुई सोल्वा गया, रॉबेस्पियर गया और आगे डायरेक्टरी के सदस्य जो बिल्कुल अनुभवहीन, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कैसे चलाते हैं राज्य, और राज्य कह रही हूँ फ्रांस देश कैसे चलाते हैं, एक गणतंत्र था ना फ्रांस। अयोग्य थे और भ्रष्ट थे। करप्शन, भाई इधर भी करप्शन। देखो सारे लोग बोलते हैं भारत में करप्शन है, सिर्फ भारत ही ऐसे देश नहीं जहाँ करप्शन है। देखो हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं कि नहीं, 18वीं शताब्दी की, और वहाँ पे भी देखो करप्शन थी। डायरेक्टरी के शासन काल में क्या क्या गड़बड़ियाँ थी, बेकारी बढ़ने का मतलब क्या है, बेरोजगारी, लोगों के पास काम ही नहीं है। ठीक है, गरीबी तो है ही है वहाँ पे। साथ ही साथ व्यापार जो था वो ठप पड़ा हुआ था, आर्थिक व्यवस्था तो बेकार ही थी फ्रांस की उस समय में। विदेश नीति जो थी वो कमज़ोर रही। विदेश नीति का मतलब क्या होता है कि जब हम विदेश, दूसरे देशों के साथ जो संबंध होते हैं एक देश के, तो विदेश नीति होती है वो, कि अगर किसी के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो अच्छी विदेश नीति है हमारी, उसके साथ हमारे अच्छे व्यवहार है, हम उसके साथ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, है ना। लेकिन किसी के साथ बुरी हमारे संबंध है तो हम क्या करेंगे, उसका युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। और फ्रांस जो है वो युद्धों में ही फंसा हुआ था इस समय में। ठीक है ना, युद्ध से निकल नहीं पा रहा था वो। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, फ्रांस की जनता को इस समय भाई वो थक गए इन सब चीज़ों से। उनको लगा कि अब तो हमें एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस है, कर रहे थे वो, जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित करे और विदेशी शक्तियों को हरा सके। ठीक है ना, कि देश के अंदर शांति हो, बाहर भी शांति हो, बाहर भी हम इतने युद्धों में ना फंसे। तो जनता को चाहिए था कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा शासन करने वाला। और आएगा अब कौन, नेपोलियन। इस काल में नेपोलियन ने सैन्य विजयों द्वारा, मतलब सैन्य विजय मतलब वो समय में सेना का जो सेनापति जैसे कह लो, या उसको चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला व्यक्ति था उस समय में फ्रांस में। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी यूरोप के जो देश हैं उनको हराया। तो फ्रांस का जो सम्मान है वो स्थापित कर दिया फिर से, है ना, यूरोप में। और 1799 में उसने क्या किया, नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और सत्ता पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया अपना। अब देख रहे हो तुम, थोड़ा सा तो अंदाज़ा लगाओ। अभी कौन था पहले, लुई सोलवा, फिर आ गया रॉबेस्पियर, फिर आ गया है कौन, नेपोलियन। तो अब देख रहे हो तुम, निरंकुश शासन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे, है ना। गणतंत्र बन चुका है जबकि फ्रांस। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। नेपोलियन 1799 में प्रथम काउंसिल बना और 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट मतलब राजा। और इस प्रकार उसने साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत की। 1799 में प्रथम काउंसिल बनने का मतलब होता है बच्चे कि सारी जो निर्णय लेने की शक्ति थी ना, उसने अपने हाथ में ले ली। ठीक है ना, डिसीजन सारे वो लेगा। और 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा या सम्राट बना। सम्राट क्यों बोल रहे हैं हम उसको, क्योंकि साम्राज्यवाद शासन की शुरुआत थी। मतलब कि केवल सिर्फ फ्रांस ही में वो रूल नहीं कर रहा था, वो फ्रांस के आसपास जो बाकी छोटे राज्य या बड़े राज्य जो भी थे उनको सब फ्रांस में समावेश कर लिया और वो एक बड़ा सा साम्राज्य बन गया। इसलिए नेपोलियन बन गया उस पूरे जगह का, क्षेत्र का सम्राट। फिर 1812 में उसने रूस पर हमला किया। आपको पता है यूरोप के बिल्कुल साथ यहाँ पे वो साइड में रशिया है। ठीक है,
मतलब ये यूरोप नहीं है, ये तो मैंने थोड़ा सा फ्रांस आपको बना के दिखाया है, बट हाँ फ्रांस के साथ जो मैंने कंट्रीज दिखाई हैं और बिल्कुल उसके साथ यहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर मैं बनाऊँ ये इटली वगैरह ये यहाँ से, तो यहाँ इधर जो है रशिया है ऊपर, ठीक है ना, यूरोप के साथ। तो उसने रूस पर हमला कर दिया 1812 में, लेकिन रूस में जो बहुत ठंड होती है और उस समय सर्दियाँ थी, विंटर्स जो होती है रूस की बहुत कठोर होती हैं, और इसकी वजह से उसकी सेना थी उसको बहुत नुकसान हुआ, नेपोलियन की सेना को, ठीक है। और इससे ही नेपोलियन का पतन शुरू होता है। पतन मतलब डाउनफॉल, कि वो अब पहले इतना फैला रहा था फ्रांस का साम्राज्य, अब जब रूस पे उसने हमला कर दिया तो उसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। देखना 18 जून को 1815 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। सो वाटरलू का युद्ध था 1815 का, जिसमें नेपोलियन हार गया। ये आपके एग्जाम में बहुत बारी बेटा क्वेश्चन भी आता है। आपका जो पहले 16 क्वेश्चन आते हैं ना आपके 1 मार्क्स के आते हैं, तो उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसको सेंट हेलेना में बंदी बना लिया, एक द्वीप है ये, और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये नेपोलियन का उदय था जो हमने देखा कि कैसे वो राजा बना, और हमने देखा कैसे वो गद्दी से हटा या कैसे वो उसका शासन खत्म हुआ। अब हम आते हैं नेपोलियन कोड पर। नेपोलियन कोड क्या था? नेपोलियन कोड आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें हमें नेपोलियन की ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि अभी तक हमें लग रहा होगा कि कैसा शासक था भाई, इतना निरंकुश शासक और ऐसे युद्ध करता रहता था, लेकिन उसने बहुत ऐसे काम किए हैं, महत्वपूर्ण कदम उठाए फ्रांस में, कि उससे प्रशासन फ्रांस का बहुत ही उसने बेहतरीन कर दिया, ठीक है, जो आज की डेट में भी कंट्रीज़ में चल रहा है, ठीक है। तो जो उसने किया शुरू, उसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड या सिविल संहिता या सिविल कोड। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में लागू की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क का ये भी आता है क्वेश्चन। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है नेपोलियन कोड किसे कहते हैं, तो आप उसमें ये लिखेंगे, ठीक है। जब उसके बारे में पूछते हैं उसमें क्या क्या था, तो हम ये सारे बिंदु लर्न करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले इस संहिता के मुख्य बिंदु, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, याद है ना, विशेष अधिकार प्राप्त किन किन को थे, प्रथम और द्वितीय स्टेट समाप्त हो गए। धर्म की स्वतंत्रता दे दी, लोगों को स्वतंत्रता दे दी, जो धर्म आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है आपकी चॉइस, ठीक है, आपकी मर्जी, आपके ऊपर जो राज्य है वो नहीं थोपेगा। सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलने लगी। पहले क्या होता था, पहले भाई जो अमीर है उसको मिलेगी या जो बहुत ही ऊंचे दर्जे का व्यक्ति है उसको मिलेगी, अब ऐसा नहीं होगा। ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमा सुनने की व्यवस्था। ज्यूरी क्या होता है बेटा, ज्यूरी फ्रॉम द वर्ड जज, ज्यूरी वर्ड होता है ना, इसको हम वर्ड जैसे लिए जज, जज होता है, आपको पता है ना जज क्या करता है, कानून से संबंधित है ना ये। तो कानूनी व्यवस्था वहाँ पे बनाई गई कि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, उसके लिए कानूनी व्यवस्था बनाई गई। कानून के सामने सभी को समानता के सिद्धांत को भी इस संहिता में जगह दी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि कानून के सामने सब व्यक्ति एक समान होंगे, जो कि हमारे संविधान में आज भी ये एक कानून है, पता है ना आपको, रूल ऑफ लॉ, कि कानून जो है वो किसी के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा न्याय देने में, ठीक है ना। तो ऐसा सिद्धांत भी नेपोलियन संहिता में हमें देखने को मिलता है। छठा पॉइंट, व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगी अब सबको, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब कि आपका प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार होगा। राजा नहीं बोलेगा कि मैं ले लेता हूँ ये, जैसे सरकार जो है वो आपके, अगर आपके नाम पे आपका घर है या दुकान है, उसको सरकार तो नहीं बोलेगी ना ये मेरी है, तो ऐसा, तो व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दे दी गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, भूमि पर स्वामित्व के अधिकार को, स्वामी के अधिकार को, स्वामित्व है ये वर्ड बेटा, स्वामित्व, स्वामित्व के अधिकार को ठोस बनाया गया। छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। पहले जो होता था सामंती व्यवस्था चलती थी, आपको ये वर्ड याद है, सामंती व्यवस्था, जिसमें बड़े जमींदारों के खेतों पर किसान बेचारे काम करते थे, है ना, और उनको कुछ भी नहीं मिलता था, या मिलता भी था तो बहुत कम होता था, गुजारा होता था या नहीं भी होता था कभी, तो उनके साथ शोषण किया जाता था। अब भूमि पर स्वामित्व का अधिकार उसका हो गया जो भूमि पर काम करेगा, तो इससे कौन खुश होएगा, किसान खुश हो गए, है ना, तो वो नेपोलियन के समर्थक बन गए। तो ये थी उसकी संहिता। उसके थोड़े से और पॉइंट्स है वो मैंने आपके क्वेश्चन आंसर्स में इंक्लूड करे हैं। लास्ट एक पॉइंट देख लो इसका, फिर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। नेपोलियन भी अपनी जो नागरिक संहिता थी, नेपोलियन कोड था, उसको पता था कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ उसने बनाई है, और उसके लिए उसने खुद कुछ कहा, क्या, मेरा वास्तविक गौरव जो है,
जिस पे मुझे गर्व है, ठीक है। मेरी 40 युद्धों की विजय नहीं है, मतलब उसने 40 युद्ध जीते। मेरी ये विधि संहिता है या मेरी ये जो नागरिक संहिता है, ये ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी, मतलब हमेशा रहेगी, और ये सच है कि नहीं? क्योंकि उसके नेपोलियन कोड की कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि आज भी हो और आज भी चलती रहे, और है भी वो, है ना। लोकतांत्रिक और गणतंत्र जो है देश, वहाँ पर है भी ये, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, आपको गणतंत्र का मतलब पता है ना? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी गणतंत्र बेटा वो होता है जहाँ पर जो हमारा जो हेड होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, हेड ऑफ द स्टेट या कंट्री होता है जो, है ना, वो चुना हुआ होता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है ना, उनको चुना जाता है। तो जहाँ पर भी एक चुना हुआ प्रतिनिधित्व होता है हमारे जो देश का, जो है ना हेड होता है, उसको गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए ना, हम पढ़े जा रहे हैं कि फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जल्दी से, ठीक है। आपको जो भी समझ में आएगा ना आज इस पूरे वर्कशीट का, आप उसमें से कोई ना कोई पॉइंट आज कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाना, ठीक है, कि मैम मेरे को ये पॉइंट समझ में बहुत अच्छे से आया, मैम मेरे को ये वाला आंसर बिल्कुल समझ में आ गया, या मेरे को आज नेपोलियन संहिता में ये समझ में आया, ये अच्छा लगा, ज़रूर लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स टाइम। नंबर 1, डायरेक्टर के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी, ये हमने डिस्कस करा था ना। निरंतर युद्ध हो रहे थे, डायरेक्टरी के अयोग्य भ्रष्ट सदस्य थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी, आर्थिक तंगी थी, व्यापार एकदम बंद पड़ा था, और कमज़ोर विदेश नीति। इजी है ना ये पॉइंट्स, रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेना बेशक ले सकते हैं बेटा। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, डायरेक्टरी में कितने सदस्य थे? जल्दी से वहीं पे बैठे बैठे आंसर दो। ओ मुझे आवाज़ आ गई, मुझे अभी अभी आवाज़ आई है किसी की, उसने बोला है 5, बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग कर लो अपने लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? इसके लिए उसने क्या क्या किया? उसने पड़ोसी यूरोपीय देशों के विरुद्ध युद्ध जीतकर फ्रांस का सम्मान बढ़ाया, उसने यूरोप का राजनीतिक भूगोल को बदल दिया और साम्राज्यवाद की शुरुआत की, उसने अपने जीते हुए क्षेत्रों में प्रशासनिक बदलाव किए। वो हमने देखे ना क्या क्या बदलाव किए उसने नेपोलियन संहिता से, नागरिक संहिता से। उसने 1804 में नागरिक संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संस्था में, मैंने संस्था क्यों लिखा है, ये संहिता है, ठीक है। इस संहिता में उसने कानून के सामने समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की और कर प्रणाली में बदलाव किया। कर प्रणाली में बदलाव किया मतलब तुम्हें याद है ना, उसने धार्मिक कर सब हटा दिए थे, वो थे ही नहीं अब, है ना। तो सबके ऊपर कर प्रणाली एक ही तरह की लागू होगी, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे। और ये हैं सारे पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हो गए, तो मतलब समझ लो ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है ना, कि नेपोलियन का उदय कैसा हुआ, उसने अपना नियंत्रण कैसे स्थापित किया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए थर्ड, नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है? ये तो फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया है जो हम पढ़ चुके इतने अच्छे से। रिपीट क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो हमने अभी वर्कशीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा। मैं ये 1 2 3 4 से लेकर सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, ये आप देख लो। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त, धर्म की स्वतंत्रता, सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर, जूरी की सहायता से खुले में मुकदमा सुनने की व्यवस्था, कानून के सामने सभी को समानता के सिद्धांत को इस संहिता में जगह मिली, व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता, भूमि पर स्वामित्व का अधिकार। अब मैं 8 9 10 11 पॉइंट्स एक बारी पढ़ रही हूँ आपके लिए। एक जैसी कर व्यवस्था को लागू किया उसने, ठीक है। कर मतलब टैक्स बेटा, टैक्स कि सब पे एक जैसी टैक्स की व्यवस्था लागू होगी, अलग अलग नहीं। यानी कि प्रथम द्वितीय स्टेट जैसे बिना मजे में घूम रहे हैं टैक्स के, अब वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब सब एक समान है ना। सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया था, ठीक है। कोई भूस्वामी वही बनेगा, भूमि का स्वामी जो काम करेगा। एक मापतोल की प्रणाली कर दी, एक जगह पे अगर लीटर है, 1 लीटर में अगर इतने ग्राम होते हैं तो दूसरी जगह पर भी वो सेम होगा और उसका चीज़ का दाम भी सेम होगा, ठीक है। दाम तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन मापतोल की जो प्रणाली है वो सेम कर दी, ठीक है। परिवहन व्यवस्था में सुधार किया, ठीक है। परिवहन समझते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी व्यवस्था में नेपोलियन ने सुधार किया। तो ये थे सारे पॉइंट्स नेपोलियन संहिता के, जो जिसका महत्व पूछा था इस क्वेश्चन में। मैंने 11 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। आप सारे लिखो, लेकिन एटलीस्ट आपको 5 या 6 बेटा लर्न होनी चाहिए इसमें से, बिल्कुल। ये देखो सारे लास्ट के पॉइंट्स बड़े ईजी हैं, पहले वाले भी ईजी हैं, कर लोगे आप, आई नो। अब हम आते हैं 4th पे।
नेपोलियन कोड में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? इसका क्या जवाब होना चाहिए? ये तो मैंने लिखा है, वैसे आप भी अपनी सोच से लिख सकते हो इस आंसर को। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खुद लिखोगे तो, लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प करनी है, थोड़ी सी गाइडेंस देनी है, तो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। आपको भी अगर कोई पॉइंट आता है ज़रूर लिखना, नीचे कमेंट्स में भी लिखना, रजिस्टर में भी लिख देना, ठीक है। नेपोलियन कोड में नेपोलियन ने धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की, जो मैं अपने लिए भी महत्वपूर्ण समझता हूँ या समझती हूँ, ठीक है। मैं समझती हूँ बोलूँगी, मैं गर्ल हूँ, आप अगर लड़का लिख रहे हो तो समझता हूँ लिखना, क्योंकि मैं कौन सा धर्म मानूँ या अपनाऊँ ये मेरा अधिकार है ना। एक और प्रावधान जो मुझे पसंद आया कि कानून के समक्ष सभी के लिए समानता, इसका मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मुझे ये भी चीज़ नेपोलियन कोड में अच्छी लगी, जो मैं अपने लिए महत्वपूर्ण समझती हूँ, ठीक है। अब आप क्या समझते हो महत्वपूर्ण, इसके अलावा वो भी लिख सकते हो, ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, जिसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए। मैं बताऊँ एक बात, ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने रजिस्टर में लिख लो ऐसे के ऐसे, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे बेटा। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके पॉइंट्स लिख लेना अपने रजिस्टर में और फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, ठीक है। और भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना मुझे, मैं आंसर करूँगी ही करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, ठीक है। और जल्दी से काम करके भेजो अपना, ठीक है। एंड अपना ध्यान रखो और हम नेक्स्ट वर्कशीट पे मिलेंगे। ओके, बाय बाय।